सो हम लोग सवाल नंबर सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा I3। डिप्ट का डेफिनेशन है हॉरिजॉन्टल से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल पे है, तो B है। सो इस डायरेक्शन में BH कितना हो जाएगा, BH विल बी B cos डेल्टा। अब एक मैग्नेटिक निडल है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसको इक्विलिब्रियम में छोड़ दिया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल में। इसको थोड़ा सा टर्न कर दिए, छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो अगर थीटा एंगल पे छोड़ दिया तो टॉर्क कितना लगेगा, M क्रॉस B, MB BH साइन थीटा, थीटा स्मॉल तो ये थीटा, टॉ इक्वल टू I अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू M BH अपॉन I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों यही हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये रेस्टोरिंग है, मैंने साइन नहीं पुट किया, इधर ले जाएंगे, टॉर्क इधर घुमाना चाहेगा। सो ओमेगा स्क्वायर इज M BH by I। ओमेगा is related to frequency, तो ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू B1 H अपॉन B2 H। B1 H क्या हो जाएगा, B1 cos डेल्टा 1 अपॉन B2 cos डेल्टा 2। सब सॉल्व कर लोगे, देखो तो आंसर आ रहा है क्या बच्चों। लोग फर्स्ट सवाल करने वाले हैं S1, लेकिन उसके पहले की कुछ चीजें मैं बता देता हूं। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ए स्फीयर बट इट हैज अ स्फेरिकल कैविटी। कैविटी का सेंटर C, इसका सेंटर C डैश, इसका सेंटर C। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, तो मुझे लगता है सारे बच्चों को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी इज, गार्गी बताना याद है या नहीं, गार्गी सर नहीं याद है मुझे। ये नहीं याद है, मिरर के सामने जाके अपना एक बार कान पकड़ना यार, मुझे लगता है कि मैंने तो बताया है। कृष्णा सर आपने बताया था लेकिन मुझे याद। अरे तो याद रखना यार, कितना इम्पोर्टेंट है। स्मृति बताया था कि नहीं, सर बताया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। और ये IIT JEE का बहुत फेवरेट है, बहुत बार पूछ चुका है, नीट वाले वहां से उठा सकते हैं डायरेक्टली सवाल। प्रज्वल देखना, इसी चीज को ऐसे पूछते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसका C सेंटर है, एक दूसरा निगेटिवली चार्ज स्फीयर है, इसका रो इसका माइनस रो, दोनों का सेम एटीट्यूड अपोजिट नेचर। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये हो जाएगा चार्जलेस, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगा 0। पूछेगा यहाँ पे फील्ड क्या है, यहाँ पे फील्ड क्या है, यही सवाल है। क्या हो जाएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट CC डैश। यहाँ पे फील्ड इसके पैरेलल होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो सारे बच्चों कम से कम ये सवाल तो देखा, ये IIT का पूछा हुआ सवाल है, ऐसा भी पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ ऐसे सवाल। अब आगे बढ़
अगर मैं पूछूं यही सवाल कॉन्सेप्ट आ जाएगा सिलेंडर में. चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सिलेंडर of density rho and it has a cylindrical cavity so that कि सिलेंडर का एक्सिस और सिलिंड्रिकल कैविटी का एक्सिस पैरेलल है. तो इसका मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं. आई एम शोइंग क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस. लॉन्ग सिलेंडर है तो यहां पे किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा एट पॉइंट पी. सीधा से ये एक्सिस पास कर रहा है, सी से सिलेंडर का एक्सिस पास कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी किसी को याद है क्या? जिसको याद है वो मैसेज करें कि हाँ सर याद है. बताया भी है कि नहीं बताया? नहीं सही बताया स्मृति. रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सीसी डैश होता है यहाँ पे फील्ड सिलेंडर के केस में. करंट इज पासिंग थ्रू ए सॉलिड कंडक्टर. सॉलिड cylindrical conductor. Current is uniformly distributed. So r distance पे what is the magnetic field? R is less than capital R. म्यू नॉट याद करना, जहां तक मुझे याद है म्यू नॉट जे बाय 2 R होता है और R के परपेंडिकुलर आइडियल क्रॉस बी इनटू द प्लेन यहां पे होगा. यहां पे कहेंगे तो आइडियल क्रॉस R ऐसा लूप बनाएगा. याद आया ये? अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाए बच्चों तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा. म्यू नॉट जे बाय 2 R. यहां पे भी अगर सिलिंड्रिकल कैविटी है करंट इसमें पास कर रहा है, करंट इसके थ्रू है, इसके थ्रू करंट अगर है तो क्या करेंगे यहां पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा वो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट जे बाय 2 सी सी डैश. और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस, सी सी डैश के परपेंडिकुलर होगा. तो बच्चों ये फर्स्ट सवाल में डिस्कस कर रहा हूं. म्यू नॉट जे लिखेंगे आई अपॉन दिस शेडेड एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो म्यू नॉट आई बाई दिस म्यू नॉट जे और ये डिस्टेंस लेना है. म्यू नॉट जे बाई 2 होता है. कौन सा हो जाएगा? आई थिंक बी इज करेक्ट. आंसर बी दिया हुआ है. स्मृति क्लियर हुआ? हाँ सर. राशि? हाँ सर क्लियर हो गया. चलो तो एक सवाल तो सीखा तूने. ये कर ली थी राशि तूने? राशि मेहनत कर रही है, कर ली होगी. व्हाट अबाउट दिस प्रज्वल? S2 सही किया क्या? नहीं सर. ये पहले तो ये रियलाइज करो कि ये सोलेनॉइड है. सोलेनॉइड में भी तो ऐसा ही करंट जाता है. म्यू नॉट लैम्डा. तो सोलेनॉइड है तो म्यू नॉट एन आई. एन आई क्या है? एन आई एग्जैक्टली यूनिट लेंथ से करंट है, क्योंकि एक वायर लूप से आई करंट जा रहा है. एन वायर लूप है यूनिट लेंथ में.
तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आई थिंक। सर वो एमपीएस नहीं लगा सकते क्या अंदर आरएडीएस में, मतलब एमपीएस लगा है आई इन एम्पलीट्यूड जीरो। लगाओगे, हाँ। लूप कैसा कंसिडर करोगे? व्हाट विल बी योर लूप? सर वो अंदर होगा, मतलब सिलेंडर के अंदर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पासिंग थ्रू सेंटर हाँ, अब जो सिलेंड्रिकल। अंदर लोगे तो क्या हो जाएगा? बी डॉट डीएल, जो सर्कुलर लूप लोगे ना, बी डॉट डीएल भी जीरो और म्यू नॉट आई भी जीरो। सोलेनॉइड में कैसे हम लोग डिराइव करते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अलोंग द एक्सिस। तो अगर तुमने लूप लिया, जैसा सर्कुलर लूप सोलेनॉइड में है वैसा ही लूप अंदर में लिया, तो बी डॉट डीएल तो जीरो आएगा ही, क्योंकि लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें कैसे लेते थे? सोलेनॉइड में याद करो, हमने इसको ऐसे कट किया था, ऐसे सिलेंडर दिखाया था, ऐसा सिलेंडर कट किया था, वायर ऐसे ऐसे निकला हुआ था, एक एक दो तीन ऐसे। और मैं देखो फिगर में बता रहा हूं, एक ऐसा स्क्वायर लूप लिया था और बी डॉट डीएल इसके थ्रू किया था। ठीक है, समझ में आया? ऐसे 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 ऐसे, याद आया कुछ? हाँ समझ। ठीक है, चलो तो 2 हो गया। व्हाट अबाउट 3? किसी को डाउट हो तो बोलो। तो बच्चों S4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये देख लो, दिस इज द डायग्राम। सेमी इनफाइनाइट वायर ये रहा, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर रहा, उसके कारण इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं। सो देखो बच्चों, इस D पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे वायर के कारण। तो सबसे पहले इस सेमी इनफाइनाइट के कारण निकालते हैं। इसको एक्सटेंड कर देता हूं। इस सेमी इनफाइनाइट वायर से ये डिस्टेंस कितना है? ये x ले रहा हूं डिस्टेंस के लिए, या r ले लेता हूं, r इज द डिस्टेंस। तो ये 45, तो ये भी 45, तो d sin 45। इसके कारण लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r के जगह पे d sin 45 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। कुछ याद आया गार्गी? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का फॉर्मूला देखो, यहां से पहला जो थीटा 1 है वो कितना है? 90, और थीटा 2 इधर लेते थे, बट इधर नहीं होकर के इधर ही है, कितना? 45। तो थीटा 1 90 और थीटा 2 -45। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 45 1 माइनस साइन 45। और आइडियल क्रॉस आर इधर, इसका भी आइडियल क्रॉस आर इधर, सेम डायरेक्शन में। इसका भी एग्जैक्टली वही रहेगा, ये रहेगा परपेंडिकुलर, एक इंफिनिटी और दूसरा ये भी -45, तो एग्जैक्टली सेम। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, और कितना होगा? इनटू द प्लेन। तो 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 45 इधर ले लो, √2 - 1 आई थिंक। देखो तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? चेक करता हूं। S7 में एक चार्ज पार्टिकल मूव करा और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा है। चलो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं इसको। बच्चों, कोई चार्ज पार्टिकल का मूव करता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं?
B is equal to mu naught upon 4 pi Q V क्रॉस R। ये R कैप ले रहा हूं अपॉन R स्क्वायर। अब तुम कह सकते हो कि सर ये फॉर्मूला नहीं बताया, बिकॉज HC परमाणु भी नहीं है और जनरली ऐसे फॉर्मेट में नहीं पढ़ना इंडियन ऑथर में, तो नहीं बताते। बट एग्जैक्टली वायट-सेवर्ट लॉ पढ़ना है, बट उसका भी एक्चुअली यही लॉ है वो भी, तो वो समझाता हूँ। वायट-सेवर्ट लॉ और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि हमने पढ़ा होगा ये करंट एलिमेंट है DL, करंट I फ्लो कर रहा है, R पॉइंट पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो dB इक्वल टू हमने लिखाया था म्यू नॉट IDL क्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है। कहोगे सर कैसे? तो I इक्वल टू क्या होता है NEAVD इंटू DL क्रॉस R कैप। ये देखना NEA ये क्या है, ये तो सॉरी A इंटू DL ये हो गया वॉल्यूम, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो DL A E मिला के ये हो गया Q। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया और ये हो गया DL, तो ADL हो गया वॉल्यूम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा है, तो N इंटू दिस, उसका चार्ज कितना है ये, तो यही हो गया तुम्हारा Q। Q इंटू VD, VD किधर होगा DL के डायरेक्शन में, Q इंटू V क्रॉस R कैप, ये भी R कैप था। तो ये क्लियर हुआ क्या? सर उधर A स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर होगा, 4R स्क्वायर दिखे नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे। हाँ A स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर नहीं होगा क्या? A बाई 2 का स्क्वायर है ना? हाँ हाँ A बाई 2 स्क्वायर, और ये 2 कट जाएगा है ना, या 2 अंदर ले लो, तो ये सही लिखा ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, और मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा किधर, देखना आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन। तो सिमिलरली इस वायर के कारण यहां पे नहीं, इस वायर के कारण यहां पे चाहिए, और यहां से कितना डिस्टेंस ऊपर था, A बाई 2 डिस्टेंस, ये A बाई 2 और ये भी A बाई 2, तो ये हो जाएगा A बाई रूट 2। तो एग्जैक्टली ये जो कहानी है, R के जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, एम आई करेक्ट बच्चों, या इसके कारण यहां पे फील्ड, और आइडियल क्रॉस R, आइडियल क्रॉस R इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर होगा। हालांकि ये अच्छी बात है, ये A बाई 2 ये A बाई 2, तो ये 45 हो गया, तो साइन कॉस में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बट अगर एंगल डिफरेंट है तो सोचना पड़ेगा। देखना ये ऐसे होगा, है ना, तो ये कंपोनेंट ऐड होगा, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये कंपोनेंट ऐड होगा। तो अगर मान लो मैं इसको कहूं थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये जो एंगल थीटा होगा वही थीटा होगा, तो इतना कॉस थीटा।
तो नेट बी कितना होगा, तो इसका म्यू नॉट आई अपॉन ये वाला ए, तो यही वाला ए था, ए अपॉन 2 पाई आर के जगह पे ए बाई रूट 2 ए स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर बाई 2, और इसका कॉस थीटा कॉस 45, और क्या करें, और क्या करें राशि, ये एक के कारण लिखा, ऐसे ऐसे 4 वायर हैं, 4, सीधा कैलकुलेशन, ये √3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/√2 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, तो 2 म्यू नॉट आई ए अपॉन ये ए और ए चला जाएगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई √3a। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लाइव लेक्चर में ज्यादा अच्छे समझ में आता है, 3D लाइव लेक्चर में ज्यादा अच्छे समझ में आता है, फिर भी मैं यहां कोशिश करता हूं। देखो इस वायर के कारण एक वायर ले लो, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a/2, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो, इस पॉइंट पे, तो इस वायर से ये डिस्टेंस कितना है, इसको मैंने स्मॉल आर कहा था, तो ये स्मॉल आर हो गया a/√2, मैग्नेटिक फील्ड आर वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, हाथ घुमा के देखो तो आइडियल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा इस डायरेक्शन में, दिख रहा है 3D में, ये फिगर 3D में हुआ है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर का इधर मैग्नेटिक फील्ड लिखा और इस मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट ले लिया, तो अगर मैंने ऐसे मिलाया तो ये देखना, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये b cos थीटा लेंगे। इस सवाल में अच्छी बात है कि ये थीटा 45 है, तो cos ले लो साइन ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो एक के कारण यहां पे लिखो और चारों का मल्टीप्लाई कर दो। कृष्णा बताओ क्लियर हुआ क्या, या बोर्ड पे मैं फिर से समझाऊं? नहीं सर, क्लियर हो गया। देखो प्रज्वल, मैंने भी सबसे पहले इसके कारण आर डिस्टेंस पे पहले फील्ड निकाला, और फील्ड देखो आइडियल क्रॉस आर वेक्टर्स के परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, तो ये सवाल करना है हमें, तो स्क्रीन शेयर में हटा रहा हूं और बोर्ड पे लिख रहा हूं, नेट बी इस पॉइंट पे, इसके कारण 1 पार्ट और ये 2 पार्ट b1 प्लस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर इतना लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा इनटू द प्लेन, तो क्या -k कैप प्लस b2, इसके कारण आउट ऑफ द प्लेन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, लेकिन ये डिस्टेंस आर नहीं है, ये θ/2, आर cos θ/2, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी होता है। राशि देखते जाना, इसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, इनटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, 2 साइन θ/2, कितना आ गया,
इतना k कैप, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I by 4 pi 2 tan theta by 2 minus theta k कैप। ठीक है, ये सवाल आ गया, मतलब ये सॉल्व हो गया। सो 12 सवाल करना है, और 12 सवाल में बोर्ड पे मैं बता रहा हूं, स्क्रीन से हटा रहा हूं। कोई सर्टेन रीजन से पास का है तो D इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी सेम रखा है, तो ये पास किया, ये डायग्राम मान लो ये V थीटा एंगल से डेविएट किया, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो R sin थीटा इज D, तो sin थीटा निकाल लिया QBD upon root 2mk, sin theta is proportional to Q by root m. For helium, sorry, hydrogen plus के लिए यही क्वांटिटी हो जाएगी, Q मतलब E डिवाइड बाय रूट 4, He प्लस के लिए, सॉरी हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 1 ना 1, हीलियम के लिए हो जाएगा E बाई रूट 4, और ऑक्सीजन साइड 2 प्लस है, देखना 2E बाई रूट 16, तो सबसे बड़ा ये हो गया। प्रज्वल ने कहा कि सर ए और सी सही है, मतलब एकदम सही बताया। H plus will deflect most, He on O plus plus 2 plus will deflect equally. So A and C both are correct. ये दोनों सवाल IIT का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, ये भी और ये भी। ये मैंने क्लास में आई होप कि कराया है, नहीं कराया तो अभी कर लो। जेई में आ सकता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये होता क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब उस इंस्टेंट पे ये बॉडी किस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशंस कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो कभी क्या करते थे, ऐसे हिंज कर दिया, हिंज कर दिया, फिक्स है, ये रोटेट का है, तो इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है। अगर यहां नहीं, यहां हिंज कर दिया, प्योर रोटेशन हो रहा है। तो अगर एक्सिस फिक्स्ड है तो कोई बात ही नहीं है, तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी एक्सिस फिक्स नहीं रहता, दैट मीन्स बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशंस में रहता है, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि गो इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये बच्चों इंजीनियरिंग के लिए तो थोड़ा सा टफ सवाल होता है, रोटेशंस बड़े बड़े सवाल आते हैं, बट मेडिकल में उतना टफ नहीं होता है। जेई मेन में उतना, हालांकि जेई मेन में भी कभी कभी टफ सवाल पूछ देता है। तो बच्चों अब हम लोग बात करें कि अगर ये बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रहा है सम एंगल ऑफ वेलोसिटी से, और सेंटर ऑफ मास में मूव कर रहा है, कुछ Vy है, कुछ Vx है, नेट कुछ होगा। तो हम कहें कि बॉडी पे बैठ गए, उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए,
तो हमें ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करते दिखेगा, कुछ होगा। इनफैक्ट तुम यहां पे भी बैठ जाओ, रॉड के किसी भी पॉइंट पे, बॉडी के किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओ, तो उस बॉडी का उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी वही रहेगा, अगर बॉडी के पॉइंट पे हो तो। और वही बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी है, वही बॉडी का एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा अगर निकाला तो, पूरे बॉडी का। इसके अबाउट देखें या इसके अबाउट देखें या इसके अबाउट देखें, लेकिन चाहे मैं यहां पे बैठ के देखूं तो इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा हूं ओमेगा से, लेकिन ये जो पॉइंट है वो रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास का भी देखें तो ये बॉडी मूव कर रहा है, तो ये रेस्ट में नहीं है। मतलब मुझे वो चाहिए कि वो एक्सिस जो रेस्ट में हो, उस समय उसका वेलोसिटी जीरो, उस पॉइंट के अबाउट देखना है। मतलब इसको ट्रीट करना है। क्यों ऐसा लेते हैं? क्योंकि हमें लगेगा कि उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशंस कर रहा हूं, वो एक्सिस ढूंढना है। इसके अबाउट कर रहा है रोटेशन, बट ये एक्सिस भी मूव कर रहा है, तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन हो गया। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि अगर हमें कोई बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशंस कर रहा है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस सवाल को डील करना। जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अगर प्योर रोटेशन है तो, लेकिन कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन है तो थोड़ा मुश्किल होता है लिखना। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशंस में हमने बताया हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी एस सी एम स्क्वायर, ये कहा लिखने के लिए। चलो कम से कम दो टर्म आ गया ना इसमें। तो ये बताने का मतलब ये हुआ कि हमें वो एक्सिस ढूंढना है कि उस मोमेंट पे वो एक्सिस इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है और बॉडी उसके अबाउट प्योर रोटेशंस कर रहा है, उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है? तो कैसे ढूंढते वो बता रहा हूं मैं। सुनना बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशंस कैसे ढूंढते हैं। कोई भी बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी भी है, रॉड ले लिया, एक्सटेंडेड बॉडी ले लिया। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढने के लिए एटलीस्ट दो पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शंस पता होना चाहिए सर। टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, to find instantaneous axis of rotation of a rigid body, what we need to know direction of velocity of 2 point on the body. देखना बच्चों, मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी सपोज इधर है v1, ये पॉइंट है, इसका वेलोसिटी इधर नहीं कर सकते, इसका वेलोसिटी मान लिया कुछ इधर है v2। हालांकि मैंने अभी क्या कहा, मैंने इधर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों नहीं ड्रॉ कर सकता वो बताऊंगा। ये दोनों पॉइंट को मिला दिया, ये मान लो ए पॉइंट है, ये सपोज बी पॉइंट है,
तो दोनों का डायरेक्शंस मुझे पता चल गया। क्या करो, इस दोनों डायरेक्शंस को एक्सटेंड कर दो, इस डायरेक्शंस को भी एक्सटेंड कर दो। जहां पे ये दोनों डायरेक्शंस कट होगा, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों कितना सिंपल सा चीज अभी मैंने बता दिया कि बॉडी के किसी दो पॉइंट्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ पता है तो उसको बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो दोनों डायरेक्शंस को। जिस पॉइंट पे दोनों कट किया वही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पॉइंट के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशंस कर रहा है, और एट दिस इंस्टेंट ये पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। इस पॉइंट का वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट 0 है। तो देखना, सॉरी मैंने क्या कहा, एक सेकंड, मैंने इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बच्चों, क्या बोल दिया, एक सेकंड मैं रिवर्ट कर रहा हूं। ये लाइन को बढ़ा दो, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उसके अलाउ नहीं, उस लाइन वेलोसिटी का एक्स नहीं, इसके परपेंडिकुलर, और इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, सॉरी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बच्चों डिवाइड बाय मतलब वो लिख लो, अगर लिखे होगे तो। दो डायरेक्शन जो वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर लाइन लिया, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर लाइन लिया इस पॉइंट से, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसका वेलोसिटी 0 है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द ओमेगा, तो मान लो ये डिस्टेंस आया r2 या ये डिस्टेंस आया r1, तो ओमेगा इज इक्वल टू, या तो बोल दोगे v2 बाई r2 होगा या v1 बाई r1 होगा। और अगर इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली लिख लेंगे हाफ आई अबाउट, ये मान लो ओ डैश ले रहा हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई अबाउट ओ डैश इंटू ओमेगा स्क्वायर, आइदर दिस और दिस। एक ही टर्म में टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख लिया। प्रज्वल अभी तक में कोई दिक्कत तो बताओ। तो तुम लोग अपने नोटबुक में एक वर्टिकल वॉल ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ करो, और एक रॉड रख दो इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड मतलब दोनों को टच कर रहा है ऐसे, हॉरिजॉन्टल सरफेस वर्टिकल सरफेस ड्रॉ करो ऐसा नोटबुक में। देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट है कि ये इधर मूव करेगा सपोज v1 से, और ये इधर मूव किया v2 से। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। और अगर मैं पूछूं, ये एंगल थीटा दे दिया, बोलूं कि ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है, इसका लेंथ L है, व्हाट इज instantaneous axis of rotation, where is the instantaneous axis of rotation? तुम कहोगे सर आपने तो बहुत सिंपल बताया, v का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये इस v का परपेंडिकुलर, ये दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक चीज और देखना, ये बॉडी रिजिड है, रिजिड है मतलब इस दो पॉइंट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा,
तो सबसे पहला तो एक सवाल इसमें पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, मैंने क्लास में शायद कराया होगा। इसका वेलोसिटी अलोंग द रॉड, इस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द रॉड मस्ट बी सेम। अगर सेम नहीं हुआ तो दो पॉइंट का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, रिजिड बॉडी है। ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो यहाँ पे एक रिलेशन तो ये लिखोगे v1, ये थीटा तो ये थीटा, v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 sin थीटा। ये रिलेशन तो बहुत यूजफुल है। बट हमने तो कहा कि एंगुलर वेलोसिटी निकालना, ओमेगा। ओमेगा निकालना है तो क्या करोगे, इसके अबाउट ये बॉडी प्योर रोटेशंस कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट को ले लो, हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा इसके अबाउट, पूरे बॉडी का वही एंगुलर वेलोसिटी है। तो क्या लिखोगे, इसके अबाउट ये v2 है, तो ये हो जाएगा v2 अपॉन दिस डिस्टेंस, ये कितना है l cos थीटा, v2 अपॉन l cos थीटा। या ऐसे भी बोल सकते हो v1 अपॉन ये डिस्टेंस v बाई r, ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा l sin थीटा। क्या ये दोनों सेम है? यू कैन चेक इट फ्रॉम दिस रिलेशन। कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा? नहीं सर, सही। तो कैसे भी ले लो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशंस कर लिया। तो अब मैं बता रहा हूं, अगर ये v1 v2 दिया हो तो एक सवाल पूछता है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सवाल आ सकता है। स्पीड ऑफ COM एट दिस मोमेंट। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशंस का फंडा क्लियर है तो 1 सेकंड में बता दोगे। ये रेक्टेंगल है तो दोनों डायगोनल बराबर, हालांकि 90 नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है दोनों डायगोनल। अगर मैं पूछूं कि बताओ इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, तो इसके अबाउट ये प्योर रोटेशंस कर रहा है, इसके अबाउट, तो ये r और इसके परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी होगा ये हो जाएगा VCM। सो VCM विल बी ये डिस्टेंस होगा कितना, ये L है, ये L/2, तो ये भी L/2, तो ओमेगा इंटू L/2 सिंपली। ओमेगा कुछ भी लिख लो, v1 बाई L sin थीटा इंटू L/2। v1 दिया तो v1 से, v2 दिया तो v2 से लिख लेंगे। इसमें दोनों नहीं दिया रहेगा, एक दिया रहेगा। प्रज्वल ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये समझ में सर आया। वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली लिख लिया, ओमेगा इंटू r। हाँ बोलो प्रज्वल। सर ओमेगा के कैलकुलेशन में मतलब वी परपेंडिकुलर ही पकड़ने है क्या, मतलब वी का पैरेलल कंपोनेंट नहीं लेना? नहीं, ओमेगा में तो परपेंडिकुलर ही होता है ना। मैंने स्टार्टिंग में देखो, मैंने नोट्स देखना, मैंने लिखाया था ये v है, ये r है, तो v बाई r ऐसा होता था। ये थीटा था तो लिखा था v sin cos थीटा का कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं, v sin थीटा बाई r एंगुलर वेलोसिटी मैंने लिखाया था। और इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है तो इसका वेलोसिटी इधर ही होगा। इसके अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है तो हमेशा उस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर ही होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो। चलो ये लिख लिया।
मैं पूछूं कि इसका बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है इस पूरे रॉड का। ये V1 दिया रहेगा, सिर्फ V1 और थीटा दिया रहेगा। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन से जाओगे तो पहले तो ओमेगा निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है बेटी, आप जाओ। ओमेगा निकालोगे, ओमेगा तो यहां से निकाल दिए। देयर इज अनदर मेथड आल्सो टू फाइंड ओमेगा। फिर हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर लिखोगे। VCM निकालना होगा, तो इससे तो VCM बहुत आसानी से निकल गया। बट अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत इजीली लिख लेंगे रॉड का। इसके अबाउट अगर आई पता चल गया तो हाफ आई, मान लो ये पॉइंट P है, IP इंटू ओमेगा स्क्वायर। और IP हालांकि अभी लिखना ज्यादा टफ नहीं है। ICM प्लस MD स्क्वायर, ये तो L/2 ही है। हाफ इंटू ML स्क्वायर बाई 12 प्लस MD स्क्वायर L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ये पुट कर दोगे। ठीक है, पूछा जाए इसका एंगुलर एक्सेशन कितना है, व्हाट इज अल्फा, अगर इस सिचुएशन पे है तो इस पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल, इस पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल, और mg फ्रिक्शन लेस ले रहा हूं। तो इसके अबाउट टॉर्क लेने में ये m चला गया, ये m चला गया, सिर्फ mg का टॉर्क इसके अबाउट लिख लो, दैट इज इक्वल टू I अल्फा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिख सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट लिखे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज ये पॉइंट रेस्ट में नहीं है। ये थोड़ा इंजीनियरिंग की तरफ फिर चला जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। इसके अबाउट लिखेंगे, इसके अबाउट लिख सकते हैं टॉ इक्वल टू I अल्फा। सारे रियल फोर्सेस का टॉर्क लिखो, बिकॉज सूडो ये मूव कर रहा है। ऑल्दो HC वर्मा का लास्ट सेक्शन देखना, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में, इफ वी वर्क इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो जो सूडो फोर्स लगेगा, इवन एक्सीलरेटेड है सेंटर ऑफ मास, सूडो फोर्स यहीं से पास करेगा तो उसका टॉर्क 0। बट व्हेन वी वर्क हियर, ये एक्सीलरेटेड पॉइंट है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। इसके अबाउट अगर वर्क करेंगे तो सारे टॉर्क में सूडो फोर्स का टॉर्क लिखना पड़ेगा। सूडो फोर्स यहां लगाएंगे जो भी एक्सेशन है फ्रेम का, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशंस में जाओगे तो वो पॉइंट तो रेस्ट में है, उसका एक्सेशन 0 है उस मोमेंट पे। तो सूडो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम अगर वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अबाउट हम टॉ इक्वल टू I अल्फा बहुत इजीली लिखेंगे, सूडो फोर्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी पूछ दूं, ये रॉड है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, मैं कहूं कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो हमने कहा कि दो पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है तो काम हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे तो पता है, इस लाइन का भी परपेंडिकुलर, ये इस लाइन का भी है, एक नहीं बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है।
तो इसमें डायरेक्टली हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमें पता है कहीं होगा इसी लाइन पे। तो यहाँ सपोज r डिस्टेंस पे है, तो इसके अबाउट ये प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन कर रहा है बच्चों, इसके अबाउट। तो इसका v1 हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, दैट इज इक्वल टू v1। और इस पॉइंट के लिए ओमेगा इंटू आर प्लस एल इज इक्वल टू v2। ओमेगा निकालना है तो आर को रिप्लेस कर दो, यहां से आ जाएगा। आर निकालना तो जस्ट डिवाइड कर दो, यू विल फाइंड दैट। इसका इधर होगा बिकॉज देखो ये बड़ा ये छोटा है, तो इसके बाद प्योर रोटेशन कर रहा है। लेकिन अगर सवाल ऐसा होता, ये होता 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये होता 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, कहीं बीच में होगा और कहीं इसके नजदीक होगा। ये सपोज x1 है, तो ओमेगा x1 ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा x1 इक्वल टू 2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा l माइनस x1। ओमेगा l माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 6, यू विल फाइंड x1। क्या समझ में आया यहां तक प्रज्वल? हाँ सर। गार्गी, क्षितिज? हाँ सर समझा। चलो लैपटॉप का बैटरी खत्म होने वाला है, कर रहा हूं। बच्चों अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग करता है, तो ये v, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट का, कांटेक्ट पॉइंट का अभी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे 0 है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस स्फीयर या दिस सिलेंडर, जो भी है रिंग। इसके बाद बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है ना। तो मान लो मैं अभी कहूं कि इस पे क्या करता हूं, कभी कभी सवाल आता है कि सपोज हमने एक फोर्स F लगाया और ये सपोज कोई भी है, सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर, जो भी रहेगा, कहा फ्रिक्शन इज सफिशिएंट कि प्योर रोलिंग हो रहा है। Friction is sufficient so that the body will perform pure rolling. तो बताओ F फोर्स लगाया, तो बताओ इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, अल्फा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो मैंने पहले बताया कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वर्क करो, इसका एक्सेलेरेशन A, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से करो तो 1 सेकंड में आ जाएगा आंसर। हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं यूज करने के फेवर में हूं उसको, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। रोटेशंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है रोटेशंस में, बट चलो कुछ जगह पे जहां मैं बता रहा हूं ऐसे यूज कर सकते हो। इसके अबाउट प्योर रोटेशंस कर रहा है, तो इसके अबाउट टॉर्क लिख लेते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू 2R। यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। क्या बच्चों ये बोल रहा था कि फ्रिक्शन तो यहाँ पे लग रहा है, बट इसके अबाउट अगर टॉर्क लिया तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0। हमारे लिए अच्छी बात ये होगी। तो सिर्फ टॉर्क F इंटू 2R दैट इज इक्वल टू I अल्फा, लेकिन I इसी के अबाउट लिखना है। ये मान लो पॉइंट P है, देखना IP इंटू अल्फा। और अगर सॉलिड स्फीयर है तो IP तुम्हें पता है कितना होता है, 7/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 F अपॉन 7 mr।
अगर मैं पूछूं ACM क्या है तो अल्फा इंटू आर, ACM is equal to alpha into R, that is equal to 10F/7। अगर मैं पूछूं फ्रिक्शन कितना लग रहा है तो फ्रिक्शन एग्जैक्टली तुम बता सकते हो, 10F/7 आ गया, सॉरी बाई M, तो सडनली फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, तभी तो F/M से ज्यादा एक्सेशन है। और बहुत इजीली निकाल लोगे, F प्लस F दैट इज इक्वल टू, मान लिया M इंटू A, तो स्मॉल f निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3F/7M। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा आसान हो गया, बहुत ज्यादा नहीं। अदरवाइज तुम लिखते F, अगर इधर लिखा तो F प्लस F इज इक्वल टू MA, कैपिटल F इंटू R माइनस स्मॉल f इंटू R दैट इज इक्वल टू I अल्फा, इसके अबाउट सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रज्वल कुछ समझ में आया, आज कुछ नया सीखा?